दोस्तों द चैंपियन साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों ये हमारा दूसरा वीडियो है जो एंशिएंट हिस्ट्री पे हम बना रहे हैं। पहला वीडियो प्री हिस्ट्रिक एज के पैलियोलिथ और मेसोलिथ पे हम बना चुके हैं ऑलरेडी। तो इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो है न्यूलिथिक एज। देखिए न्यूलिथिक एज को एज ऑफ रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। तो हम इसके जो भी फैक्चुअल कंपोनेंट्स हैं, जो मेंस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं और इसके साथ ही जो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, टारगेटेड क्वेश्चंस हैं, उनका भी डिस्कशन साथ में करते रहेंगे। इससे हमारा जो प्री हिस्ट्री का जो स्टोन एज है पीरियड वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों वापस लौटते हैं हम टॉपिक पे। पहला टॉपिक जो हमारा जो जिस पे हम बात करेंगे वो है न्यूलिथिक एज। देख लेते हैं होता क्या है। न्यूलिथिक एज जो है ये स्टोन एज की सबसे लास्ट स्टेज है। पहली स्टेज इसमें कौन सी थी? पहली थी पैलियोलिथिक, दूसरी कौन सी थी? मेसोलिथिक, और ये थर्ड कौन सी आ गई? ये आ गई थर्ड न्यूलिथिक। देखिए ये मेगालिथिक आर्किटेक्चर में सिग्निफिकेंट पीरियड है। ये पहला ऐसा एज है जिसमें हमको वाइड स्प्रेड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दिखाई पड़ते हैं और साथ ही साथ पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। इसके पहले आपको पॉलिश्ड स्टोन टूल्स नहीं मिलेंगे। इसके पहले आपको क्या मिलते थे? आपको रॉ हैंड एक्सेस मिल रहे थे, क्लेवर्स मिल रहे थे, चॉपर्स मिल रहे थे, फ्लेक स्टोन टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा था, अकुलियन स्टाइल जिसको बोलते थे। तो उस तरीके के स्टोन टूल्स मिल रहे थे पैलियोलिथिक्स में। मेसोलिथिक में जब आते हैं तो आप वहाँ पर आपको माइक्रोलिथ्स मिलते हैं, छोटे छोटे हथियार जो मिलते हैं जिसको धनुष और बाण में या तीर में लगाकर हम प्रोजेक्टाइल के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे या भाला के रूप में मिलते हैं। लेकिन पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, पहली बार स्टोन्स को पॉलिश करा गया, वो न्यूलिथिक एज में ही है। ये अपने आप में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है। आप जान सकते हैं कि पहले रॉ टूल्स से होते होते, छोटे टूल्स से होते होते पॉलिश्ड स्टोन टूल्स तक आते आते एक लंबा समय हम लोगों ने तय किया। अब 5 लाख BC से पैलियोलिथिक की जो लोअर फेज था वो शुरुआत होती है और जो न्यूलिथिक है वो लगभग 4000 BC से स्टार्ट होती है और अप टू ये आगे लंबे टाइम तक चलती रहती है। इवन ये 1000 BC आयरन एज तक ही भी ये कंटिन्यू रहती है। डिफरेंट साइट्स पे ये डिफरेंट टाइम पीरियड तक चली है पूरा। ह्यूमन कल्चर में ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेज था। अब जो ह्यूमंस थे, लोग थे, वो इंटायरली नेचर पे डिपेंडेंट नहीं रह गए थे। अब ये क्या करते थे? अब ये नेचर को एक्सप्लॉइट करना या नेचर को यूटिलाइज करना शुरू कर दिए थे। कैसे? जैसे आप जान रहे हैं कि पैलियोलिथिक एज में और मेसोलिथिक एज में जो लोग थे वो जनरली कैसे थे? हंटर और गैदरर्स थे। हंटर का मतलब क्या हो गया? शिकारी। गैदरर्स का मतलब जो फूड प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करने वाला या कलेक्ट करने वाला हो या बिनने वाला हो। जैसे गांव में जो लोग जान रहे होंगे, रहते हैं, अभी भी कई सारे लोग महुआ बिनने जाते हैं। तो महुआ क्या है? गैदरिंग है। आम गिर गया तो आम बिनने जाते हैं खेतों में या बाग में। तो ये क्या है? गैदरिंग्स है। तो हंटर क्या हो गया? शिकारी। और गैदरर्स का मतलब हो गया जो फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स पे या प्लांट प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड रहते थे, उनको गैदरर्स बोलते थे। तो लेकिन नियोलिथिक एज तक आते आते जो ह्यूमंस थे उन्होंने खुद ही एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स को फार्मिंग करना शुरू कर दिया था। ये देख लेते हैं हम कि किस तरीके से ये इवोल्यूशन हुआ है। देखिए पैलियोलिथिक एज तक आते आते हमने फ्लेक स्टोन टेक्नोलॉजी से हथियार बनाना सीख लिया था, जिसमें हैंड एक्सेस, क्लेवर, चॉपर्स ये इंपॉर्टेंट थे। फिर क्या होगा? अब ये भी आप जान रहे हो कि जो ये एज है वो प्लीस्टोसीन एज है। प्लीस्टोसीन एज है ये। तो प्लीस्टोसीन एज कैसी एज होती है? आइस एज होती है। इसको क्या बोलते हैं? आइस एज भी बोलते हैं। मतलब कि पैलियोलिथिक टाइम तक आते आते या पैलियोलिथिक एज में आइस पूरे जो इंडियन कॉन्टिनेंट थी वहाँ पर जमा रहती थी। तो इसके वजह से क्या होता था कि जो ग्रास होती है वो डेवलप नहीं हो पाती थी। जब बर्फ़ रहेगी तो वहाँ पे ग्रास डेवलप नहीं हो पाएंगी। लेकिन जैसे ही मेसोलिथिक का टाइम पीरियड शुरू होगा, मतलब 1000 BC से लेके 4000 BC तक, जो एटमॉस्फेयर होगा, जो क्लाइमेट होगा वो वार्म हो जाएगा। वार्म होने के साथ साथ बारिश यहाँ पर ठीक ठाक मात्रा में होगी। इसके वजह से क्या होगा? ग्रास लैंड्स होंगे। जब ग्रास लैंड्स होंगे तो क्या होगा? खाने के लिए जानवरों के पास ज़्यादा रिसोर्सेस मौजूद हैं। इससे होगा क्या? एनिमल्स की संख्या बढ़ जाएगी। ऐसे एनिमल्स जो कि हर्बीवोरस हैं, घास खाते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाएगी और वो धीरे धीरे ह्यूमन सेटलमेंट के पास आके रहना शुरू कर देंगे। और इस तरीके से ह्यूमन और एनिमल का पहला इंटरेक्शन, फ्रेंडली इंटरेक्शन होगा और इसी से शुरुआत होगा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। इसमें सबसे पहला है डॉग, दूसरा हमारा है एंटीलोप्स या हिरण का भी पालन करते थे और फिर बकरियों का पालन करना शुरू करेंगे। बाद में ये ऊंट तक जाएगा।
इसी फेज़ में आप देखेंगे प्रिमिटिव एग्रीकल्चर भी शुरुआत हुआ। देखिए जब इंसानों ने देखा कि कुछ ऐसी घास है जिनके अंदर से बीज निकलता है और इनको दोबारा अगर ज़मीन में छिड़क दिया जाए तो फिर से प्रोड्यूस आ जाता है, तो इंसानों ने क्या करना शुरू कर दिया, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। मतलब बिना खेत को जोते हुए, बिना उसमें पानी दिए हुए वो दाने छिड़क देते थे और जो भी प्रोड्यूस निकलता था उसको आगे इस्तेमाल कर लेते थे। ये प्रिमिटिव एग्रीकल्चर के जो साक्ष्य हैं वो मेसोलिथिक में मिलते हैं, लेकिन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के जो साक्ष्य हैं वो अभी हमें मेसोलिथिक में मिलना शुरू नहीं हुए हैं। मेसोलिथिक एज की जो समाप्ति होगी वो 4000 BC की पे होगी और 4000 BC से लेके 1000 BC तक, मतलब कि अगर आप देखेंगे लगभग वैदिक एज तक ये जो है ये नियोलिथिक का एज चलेगा। कहीं कहीं पे डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, जैसे कि अर्बन कल्चर डेवलप हो रहा आपका हड़प्पन साइड में, लेकिन जो बाकी की जो जगहें हैं, जो पिछड़ी हुई जगह है, वहाँ अभी भी नियोलिथिक कल्चर जो है वो प्रीडोमिनेट करेगा। इसमें क्या होगा, जब मेसोलिथिक एज से नियोलिथिक में आएंगे तो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस थी वो अपग्रेड होना शुरू हो जाएंगी। अब लोग जो है खेतों, अब उनको समझ में आ गया कि अगर हम खेतों को थोड़ा सा जोत देंगे, ज़मीन को थोड़ा सा जोत देंगे, थोड़ा सा पानी भी बीच बीच में डाल देंगे, या जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स उनके हैं, उनके जो काउडंग्स हैं या फिर उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो अगर हम खेतों में डाल देंगे तो इससे क्या होगा, फर्टिलाइज़र के रूप में वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा खेत। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, खाने के लिए ज़्यादा है। तो खाने के लिए ज़्यादा रहने का मतलब क्या है कि अब कुछ ही लोग अगर काम करें और बाकी के लोग बैठ जाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मतलब कि है कि अब सेगमेंट ऑफ सोसाइटी डिवाइड होगी, कुछ लोग काम करने वाले रहेंगे, कुछ लोग घर के काम करने वाले रहेंगे। तो इस तरीके से स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या है, एग्रीकल्चर के लिए आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में तो गेहूँ तो 4-5 महीने में होता है, धान भी 3-4-4-5 महीने में ही होता है। तो उसके लिए आपको एक ही जगह पे लंबा स्टे करना पड़ेगा और इस तरीके से आएगी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। क्या आ जाएगा, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, मतलब कि ठहर कर रुकने वाली या स्थायित्वपूर्ण जीवन ये जीना शुरू कर देंगे। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा उसको रखने के लिए, स्टोरिंग ग्रेन्स के लिए पॉटरी बनाना जाना शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ जो है व्हील्स का आविष्कार होगा। खेतों तक सामान ले जाना है, उठा के ले जाने में समस्या होती है, तो ये व्हील्स का निर्माण होगा। और व्हील्स जो है ये नियोलिथ की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। मतलब अगर कहीं से व्हील्स पता मिलता है हमें तो हम समझ जाते हैं कि ये नियोलिथिक एज यहाँ पर रही होगी। तो इस तरीके से आपने देखा क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन पैलियोलिथ से लेकर, मेसोलिथ से लेकर नियोलिथिक तक हुआ है। अब आगे आते हैं, ये कुछ साइट्स हैं हमारी जो नियोलिथिक साइट्स हैं। सबसे पहले आप देखिए ये मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ आपका कहाँ पर है, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के, अभी प्रेजेंट के पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। दूसरा बुरज़ुहूम है। बुरज़ुहूम कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए आप देख रहे हैं बुरज़ुहूम की लोकेशन जम्मू एंड कश्मीर में है। सर्दी पड़ रही है, वहाँ पर ठंड पड़ रही है। तो ठंड से बचाव के लिए यहाँ के जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, गड्ढे खोदेंगे, पिट होल खोद कर उसमें रहना शुरू कर देंगे। ज़मीन के अंदर गड्ढे खोदेंगे और उस गड्ढे में अपना गुजर बसर शुरू कर देंगे, सब्सिस्टेंस शुरू कर देंगे। ये डोमेस्टिकेशन के लिए जो जानवर होते थे उनको भी इसी गड्ढे में साथ में रखते थे, जिससे कि ये सर्दी से बच सकें। अगली साइट क्या है, कोल्डीवा है और उसी के बगल में मेहरगढ़ है। ये दोनों जो साइटें हैं वो उत्तर प्रदेश के बेलन नदी या बेलन वैलीज़ में है। प्रेजेंट डे में अगर देखते हैं तो ये लगभग प्रयागराज या मिर्ज़ापुर के आसपास का जो एरिया है वो है। ये चिरांद है, चिरांद सारण ज़िला जो बिहार में वहाँ पड़ता है। डाउजिल हेडिंग आपका मेघालय और त्रिपुरा बॉर्डर पे या आसाम में है। ये ट्राई जंक्चर ऑफ असम, त्रिपुरा और मेघालय में है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं अगली जो नियोलिथ साइट है वो हल्लूर है। हल्लूर कहाँ पर है, कर्नाटक में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो नियोलिथ साइट्स हैं और जो इम्पॉर्टेंट हैं। यूपीएससी कई बार साइट्स के नाम पूछ लेता है कि ये कहाँ पर हैं, ये कौन सी साइट नियोलिथ से जुड़ी है, कौन सी मेसोलिथ से जुड़ी हो, इसलिए आपको याद रखना ज़रूरी है। कल्चर पे आ जाते हैं, नियोलिथ कल्चर पे। तो आपको जैसे मैंने बताया कि नियोलिथ कल्चर में एग्रीकल्चर प्रीडोमिनेटली इस्टेब्लिश्ड हो चुका था। अब सबसिस्टेंस जो एग्रीकल्चर था वो प्रैक्टिस में आ गया था और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है नियोलिथिक की। इसीलिए नियोलिथिक एज को एज ऑफ रिवोल्यूशन भी बोलते हैं, मतलब क्रांति का युग। कई बार क्वेश्चन यूपीएससी में आया है
कि नियोलिथिक का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 3000 साल पूरा है, पूरा 3000 साल, 4000 BC से लेके 1000 BC तक है। तो क्या इतने लंबे टाइम फ्रेम में जो एडवांसमेंट हुई है उसको रेवोल्यूशन कहना ठीक है? उसको रेवोल्यूशन कहा जा सकता है? तो इसमें आंसर तर्क एक ये दिया जाता है कि पैलियोलिथ से लेके नियोलिथ तक लगभग 4,96,000 ये इतना टाइम पीरियड तक एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ, और अंतिम 3 साल में 4000 से लेके 1000 BC तक में ही एग्रीकल्चर डेवलप हो गई। मतलब जो काम 4,96,000 सालों में नहीं हुआ वो 3000 सालों में हो गया। तो इन कंपैरिजन ऑफ दैट लॉन्ग टाइम ये 3000 साल भी छोटा है। तो इसलिए इस फेज को रेवोल्यूशन बोला जाता है या एज ऑफ रेवोल्यूशन बोला जाता है एग्रीकल्चर के लिए। तो यहाँ से क्लैरिटी आपको हो गई होगी। देखिए क्या है, इस टाइम तक आते आते सोसाइटी फूड गैदरिंग या हंटिंग गैदरिंग से बढ़कर अब फूड प्रोड्यूसिंग या फिर एग्रो पेस्टोरल इकोनॉमी में कन्वर्ट हो रही थी। इस समय तक आते आते रागी, हॉर्स ग्राम, कॉटन, राइस, वीट, बार्ले, इन सब चीज़ों को उपजाना किसानों ने शुरू कर दिया था या फिर नियोलिथिक पीपल्स ने उपजाना शुरू कर दिया था। कुछ जानवर जैसे कि कैटल्स, सीप, गोट, इनका डोमेस्टिकेशन भी शुरू हो गया था। देखते हैं ये पिक्चर देखते हैं। ये पिक्चर रिप्रेजेंटेटिव फिगर है नियोलिथ का। इसमें देखिए आप एग्रीकल्चर भी हो रहा है, खेतों की प्लॉइंग्स भी हो रही है। फिर आप देख रहे हैं ये हथियार हैं जो एग्रीकल्चर टूल्स हैं। फिर आप ये बकरी को देख रहे हैं, ये क्या है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हैं। ये क्या है, आपका घर है, तो मड और रीड के घर। तो सेडेंट्री, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। फिर आपको अगर दिख रहा होगा तो ये एक रिवर वैली दिख रही है आपको। इसका मतलब क्या हो गया कि लोग एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स के लिए वाटर डिपेंडेंट थे और वाटर उनको ईजिली नदियों के पास मिलता था। तो ये क्या रहते थे, ये सेटलमेंट्स अधिकतर रिवर्स के पास रहती थी। तो ये आपको समझ में आया। फिर आपको ये यूज़ ऑफ फायर दिख रहा है, मतलब लोगों ने अब खाना पकाकर खाना शुरू कर दिया था। ये आपको पॉटरी दिख रही है, मतलब कि अब लोगों ने स्टोरिंग करना शुरू कर दिया था। ये आपको वेपन्स दिख रहे हैं जो कि हंटिंग और गैदरिंग्स के लिए उपयुक्त होते थे, या स्पीयर्स इसको कह सकते हैं। तो बेसिकली आपने यहाँ से देख लिया कि किस तरीके से जो नियोलिथिक्स का पूरा सबसिस्टेंस था, किस तरीके से वो रहते थे और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट और क्या क्या उनके जो लाइफस्टाइल था वो था। देखिए ये घर बना रहे हैं, ये जो लोग हैं ये घर भी बना रहे हैं अपने। तो ये देखिए कैटल्स हैं, उनके जानवर हैं। ये प्लॉइंग्स हो रही है नदियों के किनारे, खेतों की प्लॉइंग, जुताई करके एग्रीकल्चर के लिए या फार्मिंग के लिए उसको प्रिपेयर किया जा रहा है। तो यहाँ से आप देख लेते हैं पूरा जो लाइफ स्टाइल थे। आप लोग अगर 20 से 25 साल 30 साल पहले गाँव की स्थिति देखेंगे तो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। गांव लगभग ऐसे ही होते थे पहले के, थोड़े से आकार में बड़े होते थे गांव। लेकिन अगर पुराने गांव देखेंगे, कुछ जिनको मोहल्ले बोलते थे या फिर जो पुरवा टाइप के होते थे, वो इसी तरीके के गांव होते थे। तो बेसिकली जो नियोलिथिक एज था, अगर आप गांव में रहे हैं तो आप कनेक्ट कर सकते हैं कि नियोलिथिक जो पीपल रहे होंगे वो किस तरीके से रहते रहे होंगे। टूल्स देख लेते हैं क्या क्या इस्तेमाल होते थे इनके टाइम पे। पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए आप देखेंगे कि पैलियोलिथ थे, तो पैलियोलिथिक में क्या था, रॉ मटेरियल्स, रॉ टूल्स का इस्तेमाल हो रहा था। मेसोलिथ्स में आते आते माइक्रोलिथ्स, मतलब छोटे छोटे टूल्स का इस्तेमाल होने लगा। और नियोलिथ में क्या रहा, ये नियोलिथ में पॉलिश्ड टूल्स आ गए। तो ये इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपको जानना ज़रूरी है। इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है टूल्स पे कि किस प्रकार के टूल्स कहाँ रहे। पैलियोलिथ्स में रॉ टूल्स, मेसोलिथ्स में माइक्रोलिथ्स, और नियोलिथ के टाइम तक आते आते आपके टूल्स पॉलिश्ड होना शुरू हो जाएंगे। लिविंग स्टाइल्स देख लेते हैं। अब देखिए क्या और चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, आपको देखने यहाँ पे ज़रूरी है कि ये टूल्स और वेपन्स जो है बोन के भी बनाना शुरू कर देते थे। चूँकि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स था, जानवरों के मरने के बाद उनके हड्डियों का जो यूज़ होता था एज अ वेपन के रूप में लोग करते थे। लिविंग स्टाइल्स कैसे थे, डोमेस्टिकेशन था जानवरों का, प्लांट्स का। इसके वजह से क्या हुआ, लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स और फूड, एनिमल फूड उनके पास आया। इसके वजह से उनके पास ज़्यादा लोगों को खाना खिलाने की शक्ति आई। जब ज़्यादा लोग आ गए, रिसोर्सेज ज़्यादा हो गए, तो सोसाइटी बनना शुरू हुई। सोसाइटी के बाद क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ कल्चर।
तो कल्चर का विकास होना शुरू हो जाएगा, जिसमें आपकी पॉटरी आ जाएगी, आपकी पेंटिंग्स आ जाएंगे, आपके जो स्थायी घर हो जाएंगे, जो मड और ईंट के बने हुए घर हैं, ये सब बनना शुरू हो जाएंगे। तो इसी समय पर आप देख रहे हैं कि पॉटरी का निर्माण होना शुरू हो जाएगा स्टोरिंग करने के लिए फूड ग्रेन्स को। फिर ये ओपन एरियाज़ में आके केव्स से, चूँकि केव्स क्या होते थे, ऊंचाई पे होते थे, और ऊंचाई से नीचे ज़मीन पर उतरना और फिर खेती करके फिर ऊपर चढ़ना ये पॉसिबल नहीं था। तो अब इन लोगों ने क्या किया, नदी घाटियों में या फिर नदियों के किनारे जहाँ पर इनके खेत थे वहाँ पर अपने घर बनाना शुरू कर दिए। तो ये हो गया, लार्ज विलेज डेवलप हुए और परमानेंट रेजिडेंस सिस्टम का विकास हुआ। मतलब परमानेंट रेजिडेंस, अब एक ही जगह पे रुक के, क्यों एक जगह पे रुकना है, क्योंकि एग्रीकल्चर करने के लिए आपको ज़्यादा लंबे समय तक एक ही जगह रुकने की ज़रूरत पड़ती है। ये अगला पिक्चर देख लेते हैं। ये नियोलिथ्स के जो डेली लाइफ को आपको इंडिकेट करता है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है, ये देखिए यहाँ पर आपको डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स दिखाई पड़ रहा है। ये क्या है, महिलाएं हैं, मतलब सेग्रीगेशन ऑफ वर्क। आप देख रही हैं कि महिलाएं खाना बनाने में लगी हुई हैं या घर के कामों में लगी हुई हैं, बच्चे पाल रही हैं यानी चाइल्ड बियरिंग कर रही हैं। वहीं पुरुषों का काम क्या है, पुरुषों का काम है हार्ड लेबर वाला। हार्ड लेबर मतलब कि घर बनाना, बकरी जानवर चराना, खेती बाड़ी में करना, तो ये सब चीज़ है। तो स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ वर्क हो जाएगा, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हो जाएगा अकॉर्डिंग टू जेंडर। तो ये पहली चीज़ हो जाएगी, आप देख रहे हैं यहाँ पर। और दूसरी चीज़ क्या है कि अब जो है, जो घर हैं वो एक सोसाइटी के रूप में डेवलप हो रहे हैं। आसपास 8, 10, 15 घर बन के एक मोहल्ले के रूप में डेवलप हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से रहना शुरू हो जा रहे हैं। हाउसिंग देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर या सर्कुलर हाउस होते थे जो बेसिकली मड और रीट के बने होते थे। मड का मतलब मिट्टी और रीट का मतलब जो सरकंडे लकड़ी होती है उसके बने हुए। मेहरगढ़ के जो लोग थे वो मड ब्रिक्स हाउसेस में रहते थे। वहीं पर जो जम्मू कश्मीर के जो लोग थे, बुर्ज होम कहाँ पर था, जम्मू एंड कश्मीर में, ये लोग कैसे रहते थे, ये रहते थे पिट ड्वेलिंग्स, मतलब गड्ढा खोद के। मेहरगढ़ के लोग कैसे रहते थे, मेहरगढ़ के जो लोग थे वो रहते थे आपके मड ब्रिक्स हाउसेस में, मिट्टी के बने हुए घरों में। पॉटरी किस लिए, आपको मैंने बताया पॉटरी का यूज हो रहा था। एग्रीकल्चर के साथ साथ आते ही एग्रीकल्चर के आते हैं उनको स्टोर करने के लिए पॉटरियों का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। खाना बनाने के लिए पॉटरियों का निर्माण होगा, पानी पीने के लिए होगा, और खाना खाने के लिए भी ये लोग पॉटरियों का यूज़ करना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर पॉटरी हम देखते हैं कहीं पे भी, तो सबसे पहले जो बनी है वो नियोलिथिक एज में ही पॉटरियों का निर्माण होना शुरू होगा। ये पॉटरी होती कैसे थी, ग्रेवेयर या फिर काली जो बर्निंग के साथ, मतलब आग फायर में पकी हुई काली जो थे पॉटरी वो होती थी, या फिर मैट इम्प्रेस्ड वेयर, तो ये रहती थी। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जैसे ये है हमारा, ये देखिए, ये आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आज प्रेजेंट डे की हो ये। तो मैट इम्प्रेस देख लीजिए, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे चटाई ऊपर से रख दी गई हो। तो ये मैट इम्प्रेस्ड है पॉटरी। ये ब्लैक बर्न्ड पॉटरी है, मतलब काली बिल्कुल आग में पकाई हुई। ये ग्रे पॉटरी है। तो इस तरीके से डिफरेंट स्टाइल्स की पॉटरियाँ नियोलिथिक एज में बनना शुरू हो गई थी। और आप इनकी पॉलिश देखिए, अभी तक ये लगभग 5 से 6 हज़ार साल पुरानी है। 5 to 6,000 लगभग ये जो है इसकी एज 5 to 6,000 है। ये 5 से 6 हज़ार साल पुरानी ये मड ब्रिक्स हैं। तो अभी भी इनका लस्ट्रस जो आप देख रहे हैं, इनकी पॉलिश देख रहे हैं कि कितनी परफेक्ट पॉलिश्ड है। आर्किटेक्चर में देख लेते हैं। मेगालिथिक आर्किटेक्चर, ये इंपॉर्टेंट मेगालिथिक आर्किटेक्चर था। बेसिकली ये लोग अपने जो मृत परिजन होते थे, अपने जो फैमिली के लोग होते थे, जब उनको दफना देते थे या उनको ज़मीन के अंदर उनको बरियल कर देते थे, तो बेसिकली उसके अगल बगल एक बड़ा सा पत्थर रख देते थे और इसी पत्थर को बोलते थे मेगालिथ्स। ये मेगालिथ कल्चर हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ये बेसिकली साउथ इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर रहा, जहाँ बड़े बड़े पत्थर मिलते थे, और दूसरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में इसलिए नहीं रहा क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बड़े पत्थर नहीं थे। तो जब बड़े पत्थर रहेंगे नहीं तो बड़े पत्थर रखेंगे कैसे। छोटे पत्थर अगर रखे भी रहे होंगे तो वक्त के साथ वो हट गए, उनका अब आज एविडेंसेस नहीं मिलता। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो मेगालिथिक कल्चर है वो साउथ इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पॉपुलरली मिलता है। ये देखिए वही लिखी हुई है कि ह्यूज ह्यूमन बिल्ट असेंबल्ड स्ट्रक्चर होता था, जो बेसिकली जब लोग मर जाते थे उनकी जगह पर इसको लगाया जाता था। कम्युनिटी लाइफ कैसे होती थी, सरप्लस फूड प्रोडक्शन था। इसके वजह से क्या हुआ कि अर्ली अर्बन कल्चर को इन लोगों ने डेवलप करने में मदद करी।
तो कुछ तो थ्योरी ये भी है कि जो अर्बन कल्चर था, जो पहला इंडिया में अर्बन कल्चर डेवलप हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो बेसिकली ऑफशूट था न्यूलिथिक पीपल का। मतलब कि उनका जो लिंकेज था, मान के चलिए कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये अर्बन कल्चर है, और अर्बन कल्चर में जो रिसोर्सेज जा रहे थे वो न्यूलिथिक पीपल ही लेके जा रहे थे। तो जैसे गांव में देख सकते हैं, आप लोग देखते हैं, गांव में रहते होंगे, गांव से शहर में दूध की सप्लाई होती है, रॉ मटेरियल्स की सप्लाई होती है, सब्जियों की सप्लाई होती है, आज भी होती है। लेकिन क्या सुविधाएं जो शहरों में है वो गांव में है? नहीं है। डिफरेंस है, दोनों में एक फंडामेंटल डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है। तो इसी तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अगल बगल जो लोग रहते थे वो न्यूलिथिक टाइम पीरियड में रह रहे थे, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन बन गई थी। न्यूलिथिक कल्चर में क्या है, देखिए बहुत सारे एक्सप्लेन हमको मिले हैं न्यूलिथिक एज के, जिससे हमें उनके बारे में पता चल जाता है। बड़ी चीज़ जो हमें इन एक्सकवेशन से पता चलती है कि ये इंडिया में हर जगह डेवलप नहीं हुआ, सब जगह एक साथ डेवलप नहीं हुआ, अलग अलग वेरिएशन के साथ अलग अलग टाइम में अलग अलग जगहों पे रहा है। जो जहाँ जैसी इकोलॉजिकल कंडीशन रही, जैसी लोकल कंडीशन रही, उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे डेवलप हुआ। तो बेसिकली अगर हम ब्रॉडली एक बड़े कैनवास पे देखते हैं तो न्यूलिथिक जो इंडिया उस टाइम पे था वो फार्मिंग और पैस्टोरलिज्म बेस्ड था, जो कि सेडेंट्री था या सेमी सेडेंट्री विलेज कल्चर को रिप्रेजेंट करता था। कुछ साइट्स हैं अलग अलग डिफरेंट जगह पे, और उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फिगर रहे हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान का एरिया, वहाँ पर क्या रहा, वहाँ पर मेहरगढ़, किले गुल मोहम्मद क्वेटा वैली में था, राना गुंडई लोरलाई एक वैली है वहाँ पर था, और अंजीरा सुराब वैली में था। तो ये कुछ साइट्स हैं जो अब पाकिस्तान में है, प्रेजेंट है पाकिस्तान। इनका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या था, ये अर्लीस्ट साइट थे वर्ल्ड में जो प्लांट के और एनिमल डोमेस्टिकेशन के क्लियर एविडेंस देते हैं। मतलब कि यहाँ के जो लोग हैं वो जानवरों को और पौधों को उगाना और जानवरों को डोमेस्टिकेट करना एक साथ सीख गए थे। कश्मीर का जो रीजन है वो रीजन बुरझोम है, गुफकरल है और कनिष्पुर है। ये कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में है अभी प्रेजेंट डे में। ये न्यूलिथिक कल्चर रिप्रेजेंट करता है, और ये कंटेम्प्रेरी भी है हड़प्पन सिविलाइजेशन के। मतलब यहाँ पर कुछ हड़प्पन सिविलाइजेशन के एविडेंसेस भी मिलते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन और न्यूलिथिक जो एज थी वो पैरेलली चल रही थी। कहीं पर इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही थी और कहीं पर उसके बगल में जो सोसाइटी थी वो न्यूलिथ्स थी। बेसिकली इतना सिंपल सा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो अर्बन फेस में पहुंच गई थी, जबकि न्यूलिथिक अभी भी रूरल फेस में या फिर ग्रामीण परिवेश में ये रह रहे थे। विंध्यन हिल्स में देख लेते हैं। विंध्यन हिल्स हो गई या फिर बेलन वैली हो गई जो गंगा के किनारे हैं। यहाँ पर चौपानी मांडो, कोलडीवा, लहुरा देव, महगरा, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिसको एक्सकवेट किया गया है। और आप देखोगे कि जो बेलन वैली है ये न्यूलिथिक, ये पैलियोलिथ से चली आ रही। पैलियोलिथ के भी एविडेंसेस यहाँ से मिले हैं आपको, मेजोलिथ्स के भी एविडेंसेस यहाँ से मिले हुए हैं और न्यूलिथिक के भी एविडेंसेस मिले। तो तीनों फेज के, पैलियोलिथ्स के भी, मेजोलिथ्स के भी और न्यूलिथ्स के भी यहाँ से एविडेंसेस मिले हुए हैं। तो ये बेसिकली जो बेलन रिवर है ये बहुत पुरानी इनहिबिटेड जोन है। ये मिड ईस्टर्न गंगा वैली को देख लेते हैं। मिड ईस्टर्न गंगा वैली का मतलब हो गया कि प्रेजेंट डे का अगर देखा जाए तो ये बिहार वाला जो रीजन है वो। तो बिहार में देखिए चिरांद जो वर्तमान में बिहार के सारण एक ज़िला वहाँ पर है, चेंचर और सेनुआर ये सासाराम के पास है। तो ये वहाँ के कुछ साइट्स हैं। यहाँ पे आपको न्यूलिथ से सीधा चैल्गोलिथ में आ जाएंगे। ये न्यूलिथिक से सीधा चैल्गोलिथ में इनका ट्रांजिशन होगा। तो ये बेसिकली न्यूलिथ से चैल्गोलिथ का मतलब क्या हो गया कि ये अर्बन फेस में नहीं पहुंचेंगे। न्यूलिथ से सीधा चैल्गोलिथ फेस में ये ट्रांजिशन इनका हो रहा है। सेंट्रल ईस्टर्न रीजन में देख लेते हैं। सेंट्रल ईस्टर्न रीजन का मतलब हो गया कि प्रेजेंट डे आज का उड़ीसा या छत्तीसगढ़ वाला जो रीजन। तो ये उड़ीसा का कुचई, गोल बैसा और शंकरजंग ये जो कुछ साइट्स हैं जो उड़ीसा में पड़ते हैं। तो इनके जो कल्चर है वो न्यूलिथिक कल्चर वो ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया से मिलता हुआ है, जुलता है। जैसे म्यांमार में, इंडोनेशिया में जो कल्चर था वो लगभग आपको उड़ीसा में भी मिलता था। इसका मतलब है कि न्यूलिथ्स जो है वो इनलैंड ट्रेड कर रहे थे। मराकडोला, डॉजल हेडिंग और सरुतरु ये आपके नॉर्थ ईस्ट में है। मराकडोला, डॉजल हेडिंग और सरुतरु ये तीनों आपके आसाम रीजन में है। और ये नॉर्थ ईस्ट में ये कुछ इसमें चेंजेस आपको दिखेंगे। यहाँ पर आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन
का एविडेंसेस मिलेंगे। और यहाँ पर आपने अब देखोगे यहाँ पर कि जब इनके डेथ्स, जब इनके जो फैमिली मेम्बर्स ख़त्म हो जाते थे तो स्टोन रख देते थे उसके आसपास। तो मैंने आपको पहले बताया है कि ये नॉर्थ ईस्ट में और साउथ इंडिया में आपको मेगालिथ्स कल्चर मिलेगा। तो यही मेगालिथ है। मेगालिथ का मतलब है कि डेड बॉडीज़ के जहाँ वो डेड बॉडी को करते थे वहाँ पर वो एक बड़ी पत्थर रख के उसको एज अ निशानी रख लेते थे। साउथ इंडिया में अगर देखते हैं तो कर्नाटक की कुछ साइट्स हैं, संगनकल्लू, कोडेकल, टेकलाकोटा, ब्रह्मगिरी, मास्की, टी नरसीपुर, पिकलीहल, हेमिंगे, ये कुछ साइट्स हैं जो कर्नाटक की हैं। उतनूर, नागार्जुनकोंडा, रामापुरम, वीरापुरम, ये आंध्र प्रदेश की साइट है। और तमिलनाडु की जो इम्पोर्टेंट साइट है वो है पयमपल्ली। ये इंपॉर्टेंट साइट है पयमपल्ली। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका पयमपल्ली पे। यहाँ के जो लोग थे वो एग्रोपैस्टोलिस्ट थे। एग्रोपैस्टोलिस्ट का मतलब खेती भी करते थे और जानवर भी पालते थे। और ये बेसिकली क्या करते थे, ये जानवर इतनी संख्या में पालते थे कि अपना पूरा जितना भी काउडंग होता था, जितना भी गोबर होता था, उसको एक साथ इकट्ठा कर लेते थे और उसके बाद उसमें एक सर्टेन टाइम में उसमें आग लगा देते थे। तो आप देखोगे कि साउथ इंडिया में एस माउंट्स पाए गए हैं। एस माउंट्स का मतलब क्या हो गया कि राख के ढेर। तो ये राख के ढेर बेसिकली जो गोबर जो रख देते थे, गोबर रखने के बाद साल में एक दो बार उसको जला देते थे, तो उसी के ये साक्ष्य वहाँ से मिले हुए हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एस माउंट के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? साउथ इंडिया से मिले हुए हैं। मेगालिथ्स के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? साउथ इंडिया से और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से मिले हुए हैं। तो बेसिकली अब देख लेते हैं इसके सोशल ऑर्गेनाइजेशन और बिलीफ सिस्टम पे। देखा आप लोगों ने कि जो सोशली जो न्यूलिथिक पीपल थे वो ज़्यादा डेवलप्ड थे इन कंपेरिजन ऑफ मेसोलिथ के। अब यहाँ के जो लोग थे वो सेडेंट्री और सेमी सेडेंट्री सेटलमेंट में रहना शुरू कर दिए थे। इनके बीच में अब थोड़ा थोड़ा प्लांट ओनरशिप या लैंड ओनरशिप की जो टेंडेंसी थी वो डेवलप हो रही थी, फीलिंग्स या डेवलप हो रहा था। इनके खुद के अब पेड़ होने लगे थे, मतलब पेड़ उगाते थे और उस पे इनका हक होता था कि ये पेड़ हमारे परिवार के इस व्यक्ति ने उगाए हैं तो ये हमारा पेड़ है। इसी तरीके से जानवरों को भी ये अपना इन पे ओनरशिप रखते थे। छोटे छोटे हाउसेस थे। इसका मतलब क्या था कि न्यूक्लियर फैमिलीज थी, 2 जनरेशन एक साथ रह सकते थे। मटेरियल कल्चर डेवलप हो रहा था। इसका साक्ष्य हमें कैसे मिलता है, इसका एविडेंसेस हमें कैसे मिलते हैं? इसके एविडेंसेस हमें मिलते हैं सेरेमिक्स और बीड्स के। देखिए बीड्स क्या होता है, जो मन के होते हैं, जो माला पहनते हैं उसमें जो छोटे छोटे बीड्स डले होते हैं उनको बीड्स बोलते हैं। सेरेमिक्स क्या है? चमकदार पॉलिश्ड बर्तन या फिर पॉटरी। तो ये क्या है? ये बेसिकली आपके जो है आपकी सोसाइटी में एफ्लुएंट लोग रह रहे हैं, संसाधन युक्त लोग रह रहे हैं, रिसोर्सफुल लोग रह रहे हैं, ये शो करता है। तो ये बेसिकली मटेरियल कल्चर को भी सिग्निफाई करता है। जो लोग डेड हो जाते थे उनको कुछ लोग जो है हाउसेस में भी दफन करते थे, उसके साथ जानवर भी दफना देते थे उनके प्रिय चीज़ों को। तो मतलब लाइफ आफ्टर डेथ भी इसको एक बोल दिया जा सकता है। तो लाइफ आफ्टर डेथ ये क्या है कि मरने के बाद भी जीवन है। तो उस जीवन में क्या करोगे? आपके जो पसंदीदा चीज़ें होंगी, आपकी जो फेवरेट चीज़ें होंगी, उसको आप साथ में दफन कर देते तो आपके साथ ही वो वहाँ दूसरे लाइफ में भी जाएंगी। तो ये सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे थे, इसीलिए लोग मरने के साथ में उनके जो फेवरेट चीज़ें होती थी वो दफना दिए जाते थे। फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर के बुर्ज़होम और गुफकराल में जो बरियल पिट्स मिले हैं वहाँ पर उनके साथ में कुत्तों के दफनाने के साक्ष्य और बर्तनों के दफनाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। फिर टेराकोटा इमेजेस मिली हुई हैं। टेराकोटा इमेजेस से क्या पता चलता है कि अब ये लोग जो है पूजा करना शुरू कर दिए थे। अननेचुरल जो नेचुरल फोर्सेस थे उनकी ये पूजा शुरू कर चुके थे। देखिए जो नीचे सेटलमेंट है ये एक न्यूलिथिक फेस को सिग्निफाई कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए ये बच्चे खेल रहे हैं, महिलाएं एग्रीकल्चर कामों में लगी हुई हैं, पुरुष एग्रीकल्चर कामों में लगे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये कुछ महिलाएं हैं, ये टोकरी बिन रही हैं। पेस्टोलिस्ट में भी लगे हुए हैं, बुज़ुर्ग हैं। ये बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा आदमी वहीं पे मतलब आराम कर रहा है। ही इज़ नॉट वर्किंग। इसका मतलब क्या है कि फैमिली जो सिस्टम था वो अब स्ट्रॉन्ग हो रहा था। ये कुछ लोग हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। तो ये अलग अलग कामों में लोग लगे हुए हैं। ये बगल में देखिए जो मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जितने भी न्यूलिथ साइट्स हैं वो किसी न किसी वाटर रिसोर्सेज के किनारे पाई गई। तो ये देखिए ये रिवर है, रिवर को सिग्निफाई कर रही है ये स्ट्रीम। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आज का जो वर्तमान के जो प्रिमिटिव
जो विलेजेस हैं वो इसी तरीके के कुछ दिखते हैं। दोस्तों इस तरीके से हमने देख लिया न्यूलिथिक साइट्स के बारे में, न्यूलिथिक जो एज था उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो हम लोगों ने समझ लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं उसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द प्री हिस्ट्रिक पीरियड हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देख लेते हैं, माइक्रोलिथ कब का है, मेसोलिथ टाइम का है, तो ये मेसोलिथ का है, तो मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है। पॉलिश स्टोन टूल्स ये कब मिले थे, ये मेसोलिथ में बनना शुरू हो गए थे। हैंड एक्सेस एंड क्लियरर्स ये पैलियोलिथ के हैं, तो बेसिकली इसके दो स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सेटलमेंट विद द बुर्जहोम। ये बुर्जहोम कहाँ पे है, कश्मीर में, मैंने आपको बताया। यहाँ के लोग क्या करते थे, यहाँ के लोग गड्ढे खोद के ज़मीन में रहते थे, तो मतलब पिट्स में रहते थे, ड्वेलिंग पिट्स थे इनके। फिर ये एग्रीकल्चर भी करते थे और एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन भी करते थे, बोन्स टूल्स का इस्तेमाल करते थे, ये तीनों चीज़ें मिले हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ऑल थ्री स्टेटमेंट इसके सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू न्यूलिथिक पीरियड के बारे में। एस माउंट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूलिथिक साइट फ्रॉम द सदर्न इंडिया। मैंने बताया आपको एस माउंट वहाँ पाए गए हैं। ये एस माउंट्स क्या होते थे, ये गोबर जो उनके जानवरों के गोबर होते थे इकट्ठा एक साथ रख के उसको जला देते थे और वही बाद में एस माउंट्स या आग के ढेर में कन्वर्ट हो गए। मोर और लेस परमानेंट हैबिटेशन में रहते थे, सही चीज़ है ये भी। गॉट द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कल्टिवेशन ऑफ राइस इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द कोल्डिवा, ये भी सही है, कोल्डिवा से प्राप्त हुए तो राइस के अर्लीस्ट कल्टिवेशन एविडेंसेस। डी स्टेटमेंट क्या है, मेहरगढ़ इन द सिंध इज द ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। मेहरगढ़ तो है लेकिन ये सिंध में नहीं है, ये बलूचिस्तान में है। तो इस तरह से ये जो ऑप्शन है डी, ये क्या है इसका, ये गलत है। क्वेश्चन रॉन्ग पूछा है ना इसका, तो ये ऑप्शन डी इसका गलत है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द न्यूलिथिक एज। टूल्स का इस्तेमाल करते थे, पॉलिश्ड स्टोन्स का इस्तेमाल करते थे, आप देख ही रहे हैं पॉलिश्ड स्टोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटीज़ थे, ये भी सही है। कैटल, सीप और गोड्स को डोमेस्टिकेट किया था, ये तीनों स्टेटमेंट सही, मतलब ऑल ऑफ थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं पैलियोलिथ्स के बारे में। अब देखिए क्वेश्चन ये पैलियोलिथ्स के बारे में है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये पिछले आपको चैप्टर में पढ़ाया गया है, पिछले वीडियो में आपको बताया गया है। पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया डेवलप्ड इन द प्लीस्टोसीन पीरियड। बिल्कुल, प्लीस्टोसीन को आइस एज भी बोलते हैं। तो आपको मैंने पहले बता दिया है कि पूरा जो पैलियोलिथ था वो आइस एज में था, मतलब प्लीस्टोसीन पीरियड में था, ये सही है। द कैरेक्टरिस्टिक टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक एज व फ्लेक्स एंड माइक्रोलिथ्स। अब देखिएगा ये पैलियोलिथ्स में माइक्रोलिथ्स नहीं है, फ्लेक्स भी नहीं है, ये बेसिकली कैसे हैं, रॉ टूल्स हैं, जो है क्लेवर, चॉपर्स, इस तरीके के टूल्स हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट दूसरा क्या है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है इसका। तीसरा, द पैलियोलिथिक साइट्स आर फाउंड इन द हिली स्लोप्स एंड द रिवर वैलीज ऑफ द कंट्री एंड आर एब्सेंट इन द अलुवियल प्लेन्स ऑफ इंडस एंड गंगा। बिल्कुल सही है। इंडस और गंगा प्लेन में उनको स्टोन्स नहीं थे जिनसे वो टूल्स बना सकें, इसके वजह से क्या होते थे, वो ज़्यादातर हिली स्लोप्स में रहते थे। तो पहला स्टेटमेंट सही और तीसरा सही, तो ओनली 2 सही हैं इसमें, केवल 2 ही स्टेटमेंट सही हैं। 6th क्वेश्चन क्या है, प्री हिस्ट्रिक साइट बेलन वैली के बारे में। ऑल द 3 फेसेस ऑफ द पैलियोलिथिक फॉलोड बाय द मेसोलिथ, पैलियोलिथ और न्यूलिथ, तीनों यहाँ से मिले, सही स्टेटमेंट है। रिमेन्स ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द साइट। मेसोलिथ्स में ही यहाँ पे रिमेन्स ऑफ एनिमल्स पाए गए हैं, तो इससे पता चलता है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ये शुरुआत हो चुकी थी मेसोलिथ्स टाइम से यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश में एग्जैक्टली ये मिर्ज़ापुर और प्रयागराज के आसपास का पूरा जो जोन है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑल ऑफ द 3। 7वां क्वेश्चन क्या है, ये भी मेसोलिथ पीरियड के बीच में है, मतलब पैलियोलिथ के बाद का जो पीरियड और न्यूलिथ के पहले का, मेसोलिथ के बारे में पूछा जा रहा है। सेमी परमानेंट और टेम्परेरी सेटलमेंट, बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन कंफ्यूज मत होइएगा, टेम्परेरी सेटलमेंट की बात कर रहा है। अगर परमानेंट सेटलमेंट की बात करेगा तो फिर वो न्यूलिथ में शुरू हुई हैं, लेकिन मेसोलिथ में वो टेम्परेरी सेटलमेंट में रह रहे थे, तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। माइक्रोलिथ टूल्स वर यूज्ड फॉर हंटिंग पर्पस, तो माइक्रोलिथ का इस्तेमाल यही मेसोलिथ में हो रहा था। मेसोलिथिक साइट्स आर एब्सेंट इन द कोस्टल एरियाज ऑफ द इंडिया, ये गलत है। देखिए जो लंगनाज है ये गुजरात में है और ये बेसिकली क्या है, ये कोस्टल जगह पे है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोस्ट्स में भी जो मेसोलिथ साइट्स थे वो डेवलप हो रहे थे, तो इसका मतलब 3rd स्टेटमेंट गलत। तो कौन कौन से सही है, ओनली फर्स्ट और सेकंड, तो इसका कौन, ओनली 2 स्टेटमेंट सही है। अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल फेस इन द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या आया था आपका, लोअर पैलियोलिथ आया था। दूसरे नंबर पे क्या आया था आपका, अपर पैलियोलिथ। फिर तीसरे नंबर पे मेसो और चौथे नंबर पे न्यूलिथ। तो क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, 1 4 3 2। तो 1 4 3 2 कहाँ पर है, 1 4 2 3, सॉरी ये 2 है ना, 2 3, 1 4 2 3।
तो स्टेटमेंट बी इसका सही है 8th का। विथ रेफरेंस टू द पैलियोलिथिक एज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक एज मैन हैड नो नॉलेज ऑफ द कल्टिवेशन। सही है। पैलियोलिथिक एज में तो बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कल्टिवेशन की। थोड़ी बहुत प्रिमिटिव कल्टिवेशन की जो नॉलेज हुई है वो मेसोलिथ में हुई है। पैलियोलिथ में कुछ नॉलेज नहीं थी। वो हंटर एंड गैदरिंग का काम ही करते रहे। ड्यूरिंग दिस एज द मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स। पैलियोलिथ में ना डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स उन्होंने किया, ना ही कल्टिवेशन किया। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर क्या है? नाइदर 1 नॉर 2। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर द न्यूलिथ साइट्स। देखिए क्वेश्चन है ये। चिरांद मैंने बताया आपको, चिरांद कहाँ पर है? बिहार में है। पयमपल्ली आपका कहाँ पर है? मैंने बताया था तमिलनाडु में है। उतनूर आपका कहाँ पर है? तेलंगाना में है ये। कोडेकल कहाँ है? कर्नाटक में है। और बुरझोम कहाँ पे? कश्मीर में है। और ये सभी जो साइट्स हैं वो बेसिकली न्यूलिथ हैं। तो इसका मतलब क्या है? ऑल 5 है। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा पूरे न्यूलिथिक का क्या कल्चर रहा, कैसे उसका एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस रही, कैसे उनकी सोसाइटी रही, किस तरीके से उनका डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स रहा, क्या पॉटरी रही, कैसे उनकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल रही, और कैसे स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी हो गई, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क रहा या लेबर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द मेल एंड फीमेल रहा। तो ये आप लोगों ने बेसिक देखा। और आपको साथ में हमने ये भी दिखाया कि डिफरेंट साइट्स पे अलग अलग तरीके से, किस तरीके से, जैसे नॉर्थ ईस्ट में उनका मेगालिथ्स थे, साउथ इंडिया में एस माउंट्स थे और मेगालिथ्स भी थे, और में ये पिट ड्वेलिंग्स में रह रहे थे। तो अलग अलग जगहों पे किस तरीके से रह रहे थे ये भी इस वीडियो में आपने देखा। आपको 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई है। मैं होप कर रहा हूँ कि ये न्यूलिथ का जो टॉपिक है, न्यूलिथिक एज या फिर एज ऑफ रेवोल्यूशन का जो टॉपिक है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।